फोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे हुए लंबे तड़ंगे और ठोस जिस्म के मालिक आदमी ने हाथ बढ़ाकर फोन उठा लिया। यस, फिशर बोल रहा हूँ, इस आदमी ने इंतहाई क्रह लहजे में कहा। लॉर्ड बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से इंतहाई सर्द आवाज सुनाई दी और यह आवाज सुनकर नौजवान के असाब तन गए और वो मुस्तैद हो गया। यस लॉर्ड, हुक्म, नौजवान ने मुतवाना लहजे में कहा। प्रोजेक्शन रूम में पहुंचो, मुझे तुमसे और हैले से अहम बात करनी है, लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, फिशर ने इसी तरह मोदबाना लहजे में कहा और साथ ही उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया क्योंकि दूसरी तरफ से राब्ता खत्म कर दिया गया था। फिशर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो एक तवील सांस लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया। मेज के पीछे से निकलकर वो अपने ऑफिस से बाहर निकला और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ एक और कमरे में पहुंच गया। ये कमरा मीटिंग रूम के कमरे जैसा था, जहां एक बड़ी सी मेज थी जिसके गिर्द बेशुमार कुर्सियां रखी हुई थी। हर कुर्सी के सामने माइक लगा हुआ था। सामने दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी जो ऑन थी लेकिन इस वक्त ब्लैंक थी। मेज की एक कुर्सी पर फिशर जैसा एक लंबा तड़ंगा और ठोस जिस्म का मालिक नौजवान बैठा हुआ था। फिशर को देखकर वो उठकर खड़ा हो गया। आ गए तुम, नौजवान ने आगे बढ़कर फिशर से हाथ मिलाते हुए कहा। हाँ, तुम कब आए, फिशर ने पूछा। अभी आया हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। लॉर्ड हम दोनों से कोई अहम बात करना चाहता है, फिशर ने कहा। हाँ, नौजवान ने कहा। दोनों आगे बढ़े और कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी नजरें ब्लैंक स्क्रीन पर थी। इसी लम्हे हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई और स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर चंद लम्हे लकीरें सी नाचती रहीं, फिर अचानक स्क्रीन पर एक अधेड़ उम्र आदमी का चेहरा नमूदार हुआ। उस आदमी के सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसकी आंखें छोटी छोटी थी जिनमें लूमियों जैसी तेज चमक थी जो उसकी अयारी और चालाकी की गामाज थी। फिशर, हेले, अपने माइक ऑन करो, अधेड़ उमर ने स्क्रीन से जैसे इन दोनों को देखते हुए इंतहाई क्रख्त लहजे में कहा। तो फिशर और उसके साथी हेले ने अपने सामने लगे हुए माइक के बटन प्रेस कर दिए। दोनों माइक्स पर लगे हुए सुर्ख रंग के बल्ब जल उठे। माइक ऑन है, लॉर्ड, फिशर और हेले ने एक साथ कहा। तुम दोनों को मैंने एक अहम और बड़े मिशन के लिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मिशन सिर्फ तुम दोनों ही पूरा कर सकते हो, लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, मिशन की तफसीलात क्या है, फिशर ने मुतबाना लहजे में पूछा। जैसा कि तुम जानते हो कि पूरी दुनिया एटमी टेक्नोलॉजी के पीछे भागती फिर रही है और अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक से तेज, पावरफुल और मजबूत करने पर तुली हुई है। इस तरह हर मुल्क चाहता है कि उसके पास दुनिया के ताकतवर और इंतहाई तेज रफ्तार मिसाइल हों। ऐसे मिसाइल जो न सिर्फ चंद लम्हों में हजारों किलोमीटर का सफर कर सके बल्कि जिस मुल्क पर गिरे इस मुल्क को तहस नहस कर दे, लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, पूरी दुनिया असलहे के पीछे भाग रही है और इस दौड़ में सबसे ज्यादा आगे एक्रीमिया है, फिशर ने कहा। हाँ, और एक्रीमिया इसराइल को भी इस काबिल बना रहा है कि इसराइल एक्रीमिया के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बनकर उभरे। एक्रीमिया ने जिस तरह इसराइल का साथ दिया है, इससे वाकई हम इस काबिल हो गए हैं कि दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन जिस तरह एक्रीमिया और इसराइल जंगी हथियारों की दौड़ में है, इसी तरह इस मैदान में मुस्लिम ममालिक भी उतर आए हैं और वो भी हमारे मुकाबले पर आ रहे हैं। और इनमें खास तौर पर पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो इस दौड़ में हमारे बराबर आने की कोशिश कर रहा है, बल्कि हमसे भी आगे जा रहा है, जो हमारे लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी ताकत को इस हद तक मुस्तहकम कर लें कि पाकिस्तान तो क्या, एक्रीमिया भी चाहे तो इसराइल के खिलाफ कभी सर न उठा सके। हम इसराइल को ग्रेट इसराइल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और एक्रीमिया से बाला बाला ऐसी इजादात कर रहे हैं जिससे इसराइल एक्रीमिया की मदद के बगैर अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। इसराइली यहूदियों की भी एक्रीमियंस की तरह यही ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया पर उनका राज हो, मगर दुनिया में नंबर वन पावर ग्रेट इसराइल ही हो, लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, और वो वक्त दूर नहीं जब इसराइल दुनिया की सुप्रीम पावर बन जाएगा और पूरी दुनिया को ग्रेट इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, हेले ने कहा। हाँ, अब वो वक्त दूर नहीं है जब एक्रीमिया को भी ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ग्रेट इसराइल दुनिया की नंबर वन पावर है, फिशर ने कहा। इसराइल इन दिनों दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर और तबाहकुन मिसाइल बना रहा है। इन मिसाइलों के लिए इसराइल को एस-1 नामी एक धात की जरूरत है जो एक्रीमिया के पास मौजूद है, लेकिन एक्रीमिया एस-1 किसी भी कीमत पर इसराइल को देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। गो कि एक्रीमिया के पास भी एस-1 की मिकदार ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक्रीमिया इसराइल को एस-1 मुहैया कर दे तो इसराइल एक्रीमिया से ज्यादा ताकतवर और तबाहकुन मिसाइल बना सकता है। लेकिन एक्रीमिया अपनी हर दरमी पर कायम रहा और इसराइल को एस-1 देने से साफ इनकार कर दिया। इसराइल इन मिसाइलों को हर सूरत बनाकर कामयाब करना चाहता है, लेकिन ये मिसाइल एस-1 के बगैर किसी काम के नहीं है। इसराइल पूरी दुनिया में एस-1 की तलाश में है। कुछ अर्सा कबल इसराइल को मालूम हुआ कि एस-1 की बड़ी मिकदार पाकिस्तान में मौजूद है। अगर पाकिस्तान से एस-1 हासिल कर लिया जाए तो इसराइल मिसाइल की दुनिया में नंबर वन पोजीशन हासिल कर लेगा। इसराइली एजेंट भी पाकिस्तान जाकर एस-1 को तलाश करने का ही सोच रहे थे कि पता चला कि उसकी एक्रीमिया को भी खबर हो चुकी है कि पाकिस्तान में एस-1 मौजूद है। इससे पहले कि इसराइल कुछ करता, एक्रीमिया ने फौरन अपने एजेंट पाकिस्तान भेज दिए और इन एजेंटों ने कामयाब ऑपरेशन करके पाकिस्तान से एस-1 हासिल कर लिया। इसराइल ने एस-जे मिसाइल तैयार किए हुए हैं जिसके लिए मेरा भी कसीर सरमाया लगा हुआ है, लेकिन एस-1 न होने की वजह से एस-जे मिसाइल बेकार पड़े हैं। जब मुझे मालूम हुआ कि
क्रीमियन एजेंटों ने पाकिस्तान से भारी मिकदार में एस-1 हासिल किया है, तो मैंने इस एजेंसी के चीफ से बात की जिसने अपने एजेंटों के जरिए पाकिस्तान से एस-1 हासिल कराया था। वो मार्शल एजेंसी का चीफ मार्शल रेले है। मैंने उससे एस-1 की डिमांड की और उसे मुंह मांगा मुआवजा देने का कहा था, लेकिन उसने मेरी पेशकश ठुकरा दी थी और मुझे एस-1 देने से साफ इनकार कर दिया था। मेरे लिए ये इंतहाई अहम बात थी कि मार्शल एजेंसी के पास एस-1 की बड़ी खेप मौजूद है, जिसका अगर थोड़ा सा हिस्सा भी क्रीमिया इसराइल को दे दे तो इसराइल की ताकत में लाखों गुना इजाफा हो जाएगा। मेरे इसरार पर इसराइली हुकाम और ख़ास तौर पर इसराइल के सीनियर साइंसदान डॉक्टर एंडस ने भी क्रीमियन हुकाम से बात की कि हमें एस-1 मुहैया किया जाए, लेकिन क्रीमियन हुकाम ने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि उनके पास एस-1 की मामूली सी मिकदार भी मौजूद है। बहरहाल मुझे ये कन्फर्म था कि एस-1 की बड़ी मिकदार मार्शल एजेंसी के पास है। मैंने फौरी तौर पर मार्शल एजेंसी में मौजूद अपने आदमियों को अलर्ट कर दिया। मेरा इरादा था कि मार्शल रेले अगर मुझे किसी भी कीमत पर एस-1 नहीं देना चाहता तो मैं उससे एस-1 छीन लूंगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मार्शल रेले इंतहाई चालाक और काया इंसान है। इसने एस-1 न जाने कहाँ छुपाई हुई थी कि कोशिश के बावजूद मेरे आदमी उसका पता नहीं लगा सके थे, और अब मुझे इत्तला मिली है कि मार्शल रेले ने एस-1 क्रीमिया की टॉप 1 सुपर लेबोरेटरी में भेज दी है। लॉर्ड ने कहा, कितनी मिकदार है एस-1 की जो सुपर लेबोरेटरी में भिजवाई गई है? फिशर ने पूछा। 9,000 ग्राम, लॉर्ड ने जवाब दिया। इसमें से हमें कितनी मिकदार की जरूरत है? हेले ने पूछा। हमें 1,000 ग्राम में मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है, लेकिन जिस तरह क्रीमिया और खास तौर पर मार्शल रेले ने मुझे एस-1 देने से इनकार किया था, उससे मेरे दिल में उनके लिए नफरत भर गई है और अब मैं उनसे सारी एस-1 हासिल करना चाहता हूँ। लॉर्ड ने कहा, आप कह रहे हैं कि एस-1 क्रीमिया की सुपर लेबोरेटरी में पहुंच गई है, तो फिर हम वहां से उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? फिशर ने पूछा। मैंने सुपर लेबोरेटरी की तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं और अब मैं चाहता हूँ कि सुपर लेबोरेटरी से एस-1 हासिल की जाए। यही मिशन सौंपने के लिए मैंने तुम दोनों को बुलाया है, लॉर्ड ने कहा। तो फिशर और हेले यकलहत सीधे हो गए। ओह, तो आप चाहते हैं कि हम दोनों सुपर लेबोरेटरी पर अटैक करें और वहां से एस-1 हासिल करें? हेले ने कहा, हाँ, तुम्हें सुपर लेबोरेटरी से ना सिर्फ एस-1 हासिल करनी है बल्कि सुपर लेबोरेटरी को भी तबाह करना है। क्रीमिया की यही एक ऐसी लेबोरेटरी है जहां एस-1 की ताकत के हामिल मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं। अगर ये लेबोरेटरी तबाह कर दी जाए तो क्रीमिया में ऐसी और कोई लेबोरेटरी नहीं है जहां एस-1 की ताकत के हामिल मिसाइल तैयार किए जा सके। क्रीमिया की ये लेबोरेटरी अगर तबाह हो गई तो फिर ये सारी ताकत सिर्फ इसराइल के पास होगी और मिसाइलों की दौड़ में इसराइल क्रीमिया से भी हजारों गुना आगे निकल जाएगा। लॉर्ड ने कहा, अगर क्रीमिया को पता चल गया कि सुपर लेबोरेटरी की तबाही और एस-1 की चोरी में इसराइल का हाथ है तो क्या क्रीमिया और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात पर फर्क नहीं पड़ेगा? क्रीमिया जो इसराइल का हामी मुल्क है, अगर ये हमारे खिलाफ हो गया तो? हेले ने होंठ चबाते हुए कहा, सुपर लेबोरेटरी की तबाही के लिए इसराइल डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा और ना ही इसके लिए कोई सरकारी एजेंसी हायर की जाएगी। ये हमारा काम गार्ड सिंडिकेट करेगा। गार्ड सिंडिकेट क्रीमिया में मौजूद है और हमें भी यही क्रीमिया के रहने वाले हैं। लेबोरेटरी की तबाही और एस-1 की चोरी का सारा इल्जाम हम अपने सर ले लेंगे और क्रीमिया पर यही जाहिर किया जाएगा कि हमने अपनी ताकत और दौलत बढ़ाने के लिए एस-1 आलमी मंडी में फरोख्त की है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्रीमियन एजेंसियां और एजेंट हमारे खिलाफ हरकत में आ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ गार्ड सिंडिकेट का नाम सुना जा सकता है, कोई ये नहीं जानता कि गार्ड सिंडिकेट का चीफ कौन है और इसके वर्कर्स कौन है। क्रीमियन एजेंसियां लाख सर पटक ले, वो हमें किसी भी तरह तलाश नहीं कर सकेंगी। लॉर्ड ने कहा, ये दुरुस्त है चीफ के गार्ड सिंडिकेट के बारे में क्रीमियन एजेंसियों के पास ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जो ये जानती हैं कि गार्ड एजेंसी यहूदियों की तंजीम है और इसका ताल्लुक इसराइल से है। हेले ने कहा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसराइल समेत क्रीमिया में ऐसी बेशुमार मुजरिम तंजीमें हैं जो यहूदियों पर मुश्तमिल हैं। तुम इस अंदाज में काम करना कि अपने पीछे कोई निशान न छोड़ना। जब क्रीमियन एजेंसियों को तुम्हारा कोई निशान ही नहीं मिलेगा तो कोई हम पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है कि हमने ही एस-1 हासिल की है या सुपर लेबोरेटरी की तबाही में हमारा कोई हाथ है? लॉर्ड ने कहा, ठीक है चीफ, आप हमें सुपर लेबोरेटरी की लोकेशन बताएं। हम आज से ही अपना काम शुरू कर देते हैं और हम जल्द से जल्द इस लेबोरेटरी तक पहुंचकर वहां से ना सिर्फ एस-1 हासिल कर लाएंगे बल्कि इस लेबोरेटरी को भी तबाह कर देंगे और हम वहां ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ेंगे जिससे क्रीमियन एजेंसियों को इस बात का इल्म हो कि ये सब गार्ड सिंडिकेट ने किया है। फिशर ने कहा, ओके, मैं तुम्हें चंद वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ। इन वीडियो क्लिप्स में तुम्हें लेबोरेटरी के बारे में तमाम मालूमात मिल जाएंगी और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। लॉर्ड ने कहा, यस चीफ, क्लिप्स दिखाए। हेले ने कहा। इसी लम्हे स्क्रीन से लॉर्ड का चेहरा गायब हो गया। एक लम्हे के लिए स्क्रीन ब्लैंक हुई और फिर स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया। स्क्रीन पर एक पहाड़ी इलाके का मंजर था। मंजर में वीरान और बंजर इलाका दिखाई दे रहा था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। छोटी बड़ी पहाड़ियों में जगह जगह दरारें और गारों के दहाने दिखाई दे रहे थे। ये कंसलाना का पहाड़ी इलाका है। इसी पहाड़ी इलाके में क्रीमिया की टॉप 1 सुपर लेबोरेटरी मौजूद है। कमरे में लॉर्ड की आवाज सुनाई थी। यस चीफ, मैंने ये सारा इलाका देखा हुआ है। हेले ने कहा, गुड शो, फिर तो तुम इन पहाड़ियों को बाखूबी पहचान सकते हो। लॉर्ड की आवाज आई। यस चीफ, हेले ने जवाब दिया।
सुपर लेबॉर्ट्री इन्हीं पहाड़ियों के किसी हिस्से में जेर जमीन मौजूद है। लेबॉर्ट्री कहाँ है इसका तो पता नहीं चल सका, लेकिन मेरी साथियों ने इस इलाके की छानबीन करके और साइंसी आलात से कुछ ऐसे खास पॉइंट तलाश किए हैं जिनसे पता चलता है कि जेर जमीन कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनके बारे में बर्मला कहा जा सकता है कि वो लेबॉर्ट्री के सेफ और सीक्रेट रास्ते हैं। अगर इन रास्तों से गुजरकर आगे बढ़ा जाए तो सुपर लेबॉर्ट्री तक पहुंचा जा सकता है। अब मैं तुम्हें एक पहाड़ी गार दिखाता हूँ। इस गार में भी एक रास्ता मौजूद है जो पहाड़ी के अंदर ही अंदर होता हुआ दूर तक जाता है और जमीन के अंदर उतरता हुआ मालूम होता है। रास्ता तवील है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये रास्ता सुपर लेबॉर्ट्री तक ही जाता है। तुम दोनों इस पहाड़ी को गौर से देख लो। इस कार को ट्रेस करके तुम सीक्रेट वे में दाखिल हो जाना और लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाना। इसके बाद तुम्हें क्या करना है ये तुम बेहतर जानते हो, लॉर्ड ने कहा। स्क्रीन पर मुख्तलिफ पहाड़ियों के मनाजिर उभर रहे थे। कैमरा एक बड़ी चटेल पहाड़ी की तरफ जा रहा था जिसमें एक कार का दिखाना दिखाई दे रहा था। इस दहाने के आगे झाड़ियां उगी हुई थी। झाड़ियों के बावजूद दहाना वादे दिखाई दे रहा था। कैमरा आगे बढ़ा और फिर इस दहाने से गार में दाखिल हो गया। गार काफी वसी और अरीज और कुशादा था। गार के अंदर भी जमीन झाड़ियों से भरी हुई थी। कुछ देर तक तो कैमरा गार में आगे बढ़ता रहा जब तक रोशनी रही। गार के अंदरूनी मनाजर दिखाई देते रहे। फिर आगे तारीकी होना शुरू हो गई। फिर अचानक कैमरा ऑफ हो गया। ये क्या, कैमरा क्यों ऑफ हो गया है, हेले ने चौंक कर कहा। गार के इस हिस्से में प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन था जिसने कैमरा को ऑफ कर दिया था। मेरा आदमी इस गार तक तो पहुंच गया था। वो जिस कैमरे से शूटिंग कर रहा था उसकी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग मेरे पास रिकॉर्ड हो रही थी। इस रिकॉर्डिंग के बाद मेरा आदमी पकड़ा गया था। उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और उसके कैमरे से सारी फुटेज भी खत्म कर दी गई थी। अगर मैं ये रिकॉर्डिंग डायरेक्ट ना करता तो मुझे इस गार का कभी इल्म ना होता। इस कार की साइंसी तौर पर सख्त निगरानी की जाती है। पूरी लेबॉर्ट्री में इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इस लेबॉर्ट्री का इंचार्ज डॉक्टर एल्डस है। लेबॉर्ट्री की हिफाजत की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की है जिसका चीफ कर्नल आस्टन है, लॉर्ड ने कहा। ठीक है लॉर्ड, हमने सारी बात समझ ली है, आप बेफिक्र रहें। हम अभी रवाना हो जाते हैं और जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके आपको रिपोर्ट करते हैं। बहुत जल्द S1 आपके पास पहुंच जाएगा, फिशर ने कहा। कंसिलाना की इन पहाड़ियों में हमारा एक ग्रुप भी मौजूद है। इस ग्रुप का इंचार्ज सारम है। मैं तुम्हें उसके ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ, तुम उससे बात कर लो, वो तुम्हें फ्रेश अपडेट दे देगा। सारम और इसका ग्रुप तुम दोनों के अहकामात पर अमल दरामद करेगा, लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, हेले ने कहा और लॉर्ड ने उन्हें सारम के ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी बता दी जिसे फिशर ने सामने रखे हुए नोटपैड पर नोट कर लिया। मैंने तुम दोनों को कैंसिलाना ले जाने के लिए बेआवाज और तेज रफ्तार FFS हेलीकॉप्टर भेज दिया है। जैसे ही हेलीकॉप्टर आए तुम दोनों रवाना हो जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आज ही सारी कार्रवाई मुकम्मल कर लो, लॉर्ड ने कहा। यस लॉर्ड, आप फिक्र न करें, हम ये काम आज ही कर लेंगे, फिशर ने कहा। लॉर्ड ने उन्हें चंद मजीद हदायत दी और फिर स्क्रीन ऑफ होती चली गई। क्या कहते हो हेले, फिशर ने हेले की तरफ देखते हुए कहा। कहना क्या है, हेलीकॉप्टर आते ही हम रवाना हो जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे, हेले ने मुस्कुरा कर कहा। तो फिशर भी मुस्कुरा दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट के बाद फिशर के सेल फोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर जेब से सेल फोन निकाल लिया। उसने स्क्रीन देखी जिस पर उसकी पर्सनल सेक्रेटरी का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। फिशर बोल रहा हूँ, फिशर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। सैंडी बोल रही हूँ, बात दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मोतबाना आवाज सुनाई दी। क्यों फोन किया है, फिशर ने इसी अंदाज में कहा। बास, रेड टॉप पर FFS हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, सैंडी ने जवाब दिया। इस पर रेड मार्क है, फिशर ने पूछा। यस बास, सैंडी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं हेले के साथ रेड टॉप पर जा रहा हूँ, मुझे आने में देर लग जाएगी। कोई मेरे और हेले के बारे में पूछे तो कह देना कि हम आउट ऑफ सिटी हैं, फिशर ने कहा। यस बॉस, जैसे आपका हुक्म, सैंडी ने कहा और फिशर ने सेलफोन कान से हटाकर बटन प्रेस करके कॉल खत्म कर दी। हेलीकॉप्टर पहुंच गया है, फिशर ने उठते हुए कहा। तो हेले ने इस्बात में सर हिलाया और फिर वो भी उठकर खड़ा हो गया। दोनों प्रोजेक्शन रूम से निकलकर बाहर आए और एक राहदारी में चलने लगे। थोड़ी ही देर में वो दोनों 7 मंजिला इमारत की छत पर थे। छत काफी वसी और अरीज थी। छत के सेंटर में एक हेलीपैड बना हुआ था जहां स्याह रंग का एक जदीद और इंतहाई तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर मौजूद था। हेलीकॉप्टर पर सुर्ख रंग का एक दायरा बना हुआ था जिसके दरमियान में एक इंसानी हाथ था और उस हाथ ने एक पिस्टल पकड़ा हुआ था। हेलीकॉप्टर स्टार्ट था और फ्रंट पर पायलट बैठा हुआ था। हेले और फिशर ने पायलट को इशारा किया और फिर वो झुके झुके अंदाज में हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते चले गए। फिशर पायलट की साइड सीट पर जबकि हेले हेलीकॉप्टर की अगली सीट पर बैठ गया। इन दोनों के हेलीकॉप्टर में आते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना शुरू कर दिया। बुलंदी पर आते ही हेलीकॉप्टर एक तरफ मुड़ा और फिर इंतहाई बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ता चला गया। 2 घंटों के बाद हेलीकॉप्टर इसी पहाड़ी इलाके में दाखिल हो रहा था जिसे वो दोनों स्क्रीन पर देख चुके थे। पायलट ने हेलीकॉप्टर पहाड़ियों से काफी फासले पर एक वीरान जगह उतार लिया। यहाँ हर तरफ छोटी बड़ी चट्टानें फैली हुई थी और झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई दे रही थी। आप दोनों को यहीं उतरना है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता, पायलट ने हेलीकॉप्टर एक जगह उतारते हुए कहा। तो इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए और
हेली कॉप्टर से निकलकर बाहर कूद गए। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, पायलट ने फौरन हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद करना शुरू कर दिया। यहाँ तो हर तरफ वीरानी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। हेले ने हेलीकॉप्टर के जाने के बाद एक चट्टान पर चढ़कर चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं सारम को कॉल करता हूँ। फिशर ने कहा। उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटा लेकिन इंतहाई जदीद साख्त का ट्रांसमीटर निकाला और इसे ऑन करके लाड की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो फिशर कॉलिंग, हेलो हेलो ओवर। इसने दूसरी तरफ मुसलसल कॉल देते हुए कहा, यस सारम अटेंडिंग यू ओवर। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनाई दी, हम यहाँ पहुंच चुके हैं सारम, तुम कहाँ हो ओवर। फिशर ने कहा, मैंने आपको हेलीकॉप्टर में आते देख लिया था, आप कुछ देर इंतजार करें, मैं अपने साथियों को लेकर आपके पास पहुंच रहा हूं ओवर। सारम ने जवाब दिया। कितनी देर तक ओवर। फिशर ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक ओवर। सारम ने जवाब दिया। ओके, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ओवर। फिशर ने कहा। ओके ओवर। सारम की आवाज सुनाई थी और फिशर ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। उसने 20 मिनट तक आने का कहा है। इस दौरान अगर कर्नल आस्टन का कोई आदमी यहाँ आ गया तो। हेले ने तशवीश भरे लहजे में कहा। तो क्या? फिशर ने कहा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो असलहा भी नहीं है, अगर सिक्योरिटी ने हमें घेर लिया तो हम उनसे अपना बचाव कैसे करेंगे। हेले ने इसी अंदाज में जवाब दिया, हमें सिक्योरिटी जोन से काफ़ी दूर उतारा गया है और हम यहाँ जिस हेलीकॉप्टर में आए हैं इसे कोई रडार चेक नहीं कर सकता। इस हेलीकॉप्टर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नस्ब है। इस हेलीकॉप्टर को सवाए इंसानी आंख से देखने के लिए किसी भी तरह नहीं देखा जा सकता। फिशर ने कहा। ओ फिर ठीक है, तब हम इत्मीनान से यहाँ रुक कर सारम का इंतजार कर सकते हैं। हेले ने कहा। तो फिशर ने इस बात में सर हिला दिया। अब जाहिर है उन्हें सारम का ही इंतजार करना था, इसलिए वो खामोशी से एक चट्टान पर चढ़कर बैठ गए और चारों तरफ देखते हुए सारम का इंतजार करने लगे। शुक्र है आपकी जान बच गई, मैं तो आपकी हालत देखकर सचमुच घबरा गया था। ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, जो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके जिस्म पर भी जगह जगह जख्म दिखाई दे रहे थे। ब्लैक जीरो की बात सुनकर इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अल्लाह ताला का करम हो गया कि ऐन इस वक्त पर मुझे खतरे का एहसास हो गया था और मैं नैन्सी से दूर हट गया था, वरना उसके जिस्म में लगी हुई डिवाइस जिस तरह ब्लास्ट हुई थी उसके साथ मेरे भी परहजे उड़ जाते। इमरान ने कहा, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? इसके जिस्म में ऐसी कौन सी डिवाइस लगी हुई थी जो अचानक ब्लास्ट हो गई और वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे जोसेफ ने कॉल करके बुलाया था। जोसेफ और जवाना कमरे के बाहर ही मौजूद थे जब उन्होंने डार्क रूम में धमाके की आवाज सुनी थी। धमाका सुनते ही वो कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने कुर्सी पर लड़की के जिस्म के टुकड़े देखे। दरवाजे के पास इमरान गिरा हुआ था जो काफी जख्मी था। दोनों ने मिलकर इमरान को उठाया और उसे लेकर फौरन राना हाउस के मेडिकल रूम में चले गए। इन दोनों ने इमरान के जख्म साफ किए और आर्जी पट्टियां कर दी। इमरान बेहोश था। जोसेफ ने फौरन इस वाकये की ब्लैक जीरो को इत्तला दी और ब्लैक जीरो एक डॉक्टर के रूप में वहां पहुंच गया। इमरान के जिस्म पर जख्म देखकर वो वाकई बौखला गया था, लेकिन जब उसने जख्मों का मुआयना किया तो वो इतने खतरनाक नहीं थे। उसने जोसेफ और जवाना की बांधी हुई पट्टियां उतार कर जख्मों को मखसूस दवाओं से साफ किया और फिर नई पट्टियां बांधकर इमरान को ताकत और पेन किलर इंजेक्शन लगा दिए। 15 मिनट में ही इमरान को होश आ गया था। ब्लैक जीरो को डॉक्टर के रूप में देखकर वो मुस्कुराए बगैर ना रह सका था। ये काम शायद मार्शल रेले का है। उसे गाश ने यकीनन ये बता दिया होगा कि नैन्सी अगर जिंदा है तो वो यकीनन हमारे कब्जे में होगी। नैन्सी मार्शल रेले और उसके हेडक्वार्टर के बारे में सब कुछ जानती थी। हम उससे कोई मालूमात ना ले सके, इसलिए मार्शल रेले ने उसे हलाक कर दिया, जिसके लिए जाहिर है उसने नैन्सी के जिस्म में कोई डिवाइस ही लगाई होगी। हो सकता है कि इस डिवाइस की मदद से मार्शल रेले ने नैन्सी को मेरे सामने देख लिया हो। डिवाइस ब्लास्ट करके वो नैन्सी के साथ साथ मुझे भी हलाक करना चाहता हो। इमरान ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाकर कहा, अफसोस इस बात का है कि मैं नैन्सी से ऐसी कोई मालूमात हासिल नहीं कर सका जो आगे चलकर मेरे किसी काम आ सके। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, क्या मतलब? क्या नैन्सी ने आपको मार्शल रेले और उसकी एजेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा, नहीं, वो इस बात से ही इनकार कर रही थी कि उसका मार्शल एजेंसी से कोई ताल्लुक है। वो खुद को गाश की मंगेतर कह रही थी। उसके बोलने के अंदाज से मुझे साफ अंदाजा हो रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो तरबियत याफ्ता एजेंट थी। मैं उसका मुंह खुलवाने के लिए दूसरे तरीके के बारे में सोच रहा था कि वो सब कुछ हो गया जिसका मुझे तसव्वुर भी नहीं था। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि मार्शल एजेंसी और इसके हेडक्वार्टर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते? ब्लैक जीरो ने कहा, नहीं, अब मुझे मार्शल एजेंसी का हेडक्वार्टर तलाश करने के लिए खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एक्रीमे जाना पड़ेगा। इमरान ने कहा, इस हालत में आप इतना तवील सफर कैसे करेंगे? ब्लैक जीरो ने कहा, मेरी हालत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं सफर न कर सकूं। मुल्की मफाद के लिए ऐसे छोटे मोटे जख्मों को इग्नोर करना पड़ता है। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या मैं टीम को तैयार होने का कह दूं? ब्लैक जीरो ने कहा, नहीं, मैं मार्शल एजेंसी के खिलाफ फास्ट एक्शन चाहता हूं और अभी तो मुझे मार्शल एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी ढूंढना है। टीम साथ ले जाकर मैं किसी की नजरों में नहीं आना चाहता, इसलिए अपने साथ सिर्फ 2-3 अफराद लेकर जाऊंगा। इमरान ने कहा, और वो 2-3 अफराद कौन कौन होंगे? ब्लैक जीरो ने पूछा। टाइगर और 2 अफराद टीम से ही सिलेक्ट करूंगा। इमरान ने कहा, ओ मैं समझा कि टाइगर के साथ आप जोसेफ और जवाना को साथ ले जाने का सोच रहे हैं। ब्लैक जीरो ने कहा,
نہیں، جوزف اور جوانا اپنے قد کاٹ اور رنگ کی وجہ سے آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، اس لیے میں انہیں ساتھ لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا، عمران نے کہا۔ تو ٹیم میں کن دو افراد کو لے جائیں گے آپ؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، عمران نے کہا۔ پھر بھی آپ کو ایک دو روز ریسٹ کر لینا چاہیے، میں نے آپ کی بینڈیج کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ آپ اسپیشل ہسپتال جا کر ڈاکٹر صدیقی سے ایک بار ضرور مل لیں تاکہ وہ آپ کی صحیح تشخیص کر سکیں، بلیک زیرو نے کہا۔ مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، جب ہوئی تو پتہ کرنے چلا جاؤں گا، عمران نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، تو اب کیا میں جا سکتا ہوں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاتے ہوئے جوزف سے کہنا کہ وہ مجھے S-100 ٹرانسمیٹر لا کر دے دے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا اور عمران سے ہاتھ ملا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر تھا۔ اب آپ کی کیسی طبیعت ہے باس؟ جوزف نے عمران کے قریب آ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، عمران نے کہا۔ کمرے میں آپ کا جسم خون سے لتھڑی دیکھ کر میری اور جوانا کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی، ہم یہی سمجھے تھے کہ خون جس کا ہے، لیکن پھر بھی جب ہم نے آپ کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ جس لڑکی کا جسم بلاسٹ ہوا تھا اس کے خون سے آپ کا لباس بھر گیا تھا، اس کا خون سارے کمرے اور دیواروں پر بھی پھیل گیا تھا، جوزف نے کہا۔ جب ڈارک روم میں دھماکہ ہوا تھا تو تم دونوں کہاں تھے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں باہر ہی کھڑے تھے باس، جوزف نے کہا۔ ڈارک روم کا ساؤنڈ پروف سسٹم آن تھا، پھر تم دونوں نے اندر ہونے والے دھماکے کی آواز کیسے سن لی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو جوزف نے بے اختیار دانت نکال لیے۔ دھماکے کی آواز بے حد کم تھی، لیکن میرے حساس کانوں نے یہ آواز سن لی تھی۔ میں نے جوانوں کو بتایا کہ اندر دھماکہ ہوا ہے تو اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ میرے زور دینے پر جب وہ اندر داخل ہوا تو اندر کا ماحول دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اسے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ میرے کان اس قدر حساس ہے کہ معمولی سی آواز بھی سن سکتے ہیں، جوزف نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے دانت نہ نکالو ورنہ جھڑ جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو جوزف بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے ٹرانسمیٹر منگوایا تھا؟ جوزف نے کہا۔ ہاں، لاؤ مجھے دو اور میرے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاؤ، عمران نے کہا۔ تو جوزف نے اسے ٹرانسمیٹر دے دیا اور سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران ٹرانسمیٹر ہاتھ میں لیے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو پرنس آف ڈھم کالنگ، ہیلو ہیلو اوور، عمران نے دوسری طرف مسلسل کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باڈونا اٹینڈنگ یو اوور، رابطہ ملتے ہی ایک عورت کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے ارے، میں نے تو اپنی سوکھی سڑی دبلی پتلی کالی اور بھوت آنٹی کو کال کیا تھا جو کالے اور موٹے جن کے ساتھ رہتی ہے، پھر یہ ٹرانسمیٹر سے مجھے کسی چڑیل کی آواز کیسے سنائی دے رہی ہے؟ کہیں غلطی سے میں نے کسی چڑیل نگر کی فریکوینسی تو ایڈجسٹ نہیں کر لی؟ باڈونا توبہ، کس قدر خوفناک نام ہے، اوور، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، کون بول رہے ہو تم، اوور، دوسری طرف سے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں تو ایک سیدھا سادہ اور معصوم سا انسان ہوں، انسانی دنیا میں رہتا ہوں، اوور، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ تم نے پرنس آف ڈھم بولا تھا، کیا تم واقعی پرنس ہو، وہی پرنس جو مجھے بھوت آنٹی کہتا ہے، اوور، باڈونا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کروں، بچپن سے سنا ہے کہ جن مردوں اور عورتوں کی گردن نہیں ہوتی وہ جن بھوت ہی ہوتے ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ گردن نہیں ہوتی، کیا مطلب؟ او تو تم سب یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ میری گردن چھوٹی ہے اور کاندھوں سے ملی ہوئی ہے؟ او اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم واقعی وہی نوٹی بوائے ہو جو مجھے اسی طرح ستایا کرتے تھے، اوور، دوسری طرف سے باڈونا نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ ستاتا کم ہوں اور ڈراتا زیادہ ہوں، اوور، عمران نے کہا۔ تو باڈونا کی تیز ہنسی ابھری۔ آج اتنے عرصے بعد تمہیں اپنی اس آنٹی کی کیسے یاد آ گئی؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم مجھے بھول ہی چکے ہو، نوٹی بوائے، اوور، باڈونا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔